नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसमें चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। संसद में पीएम मोदी ने भरी हुंकार। राहुल गांधी के आरोपों पर पीएम मोदी का बड़ा प्रहार। कभी शेरों से तंज कसा तो कभी कहानियों से कांग्रेस पर बोला हमला। पीएम मोदी के भाषण से राहुल गांधी हुए असंतुष्ट। राहुल गांधी ने फिर दागा सवाल, कहा अडानी पर जवाब दे मोदी। उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर नीतीश कुमार पर बोला हमला, कहा 5 रुपए वाला कार्यकर्ता बनकर भी जेडीयू में ही रहेंगे। कुशवाहा को तेजस्वी का नेतृत्व स्वीकार नहीं। दिल्ली शराब घोटाले में बड़ा एक्शन, हुई 2 बड़ी गिरफ्तारी। ओएसएस ग्रुप के डायरेक्टर गौतम मल्होत्रा और केसीआर की बेटी का सीए बुच्ची बाबू गिरफ्तार। चीनी कर्ज तले दबा पाकिस्तान, दोष दे चीन को पाकिस्तान का बड़ा झटका। रेलवे प्रोजेक्ट का पैसा चुकाने से पाकिस्तान ने किया इनकार। आज की सबसे पहली खबर में बात संसद से पीएम मोदी की हुंकार की। बजट सत्र के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण पर संसद में जोरदार बहस हुई। राहुल गांधी के सियासी वार के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपना जवाब दिया और ऐसा जवाब दिया जिससे विपक्ष राहुल गांधी की बोलती बंद हो गई। पीएम मोदी ने कवि दुष्यंत कुमार की एक कविता बोलते हुए विपक्ष पर निशाना साधते हुए हमला बोला। पीएम ने कहा कि तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं है, कमाल यह है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर पीएम मोदी ने कहा कि जो लोग कश्मीर घूमकर आए हैं उन्हें वहां की हकीकत पता है। राहुल गांधी पर पीएम मोदी ने कई बार वार किए। पीएम मोदी ने कहा कि सीमा पर कुछ हो तो सेना को गाली दो, अर्थव्यवस्था पर कुछ हो तो आरबीआई को गाली दो। पिछले 9 सालों में हमने कुछ लोगों को दिवालिया होते देखा है। ईडी की वजह से विपक्ष एक मंच पर आया। जो काम जनता नहीं कर पाई वो ईडी ने कर दिखाया। तो कुल मिलाकर आज पीएम मोदी ने विपक्ष को आईना दिखा ही दिया। पीएम मोदी ने राहुल गांधी को किस तरह से करारा जवाब दिया है? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने जो आज भाषण दिया है वो भाषण बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव, नपातुला और बहुत ही शार्प था। उन्होंने शब्दों में तो नहीं कहा, लेकिन अपने वक्तव्य से यह साबित कर दिया कि राहुल गांधी पप्पू थे, पप्पू हैं और पप्पू ही रहेंगे। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जिस इमेच्योरिटी के साथ राहुल गांधी अनर्गल आरोप लगा रहे हैं वो हिंदुस्तान की राजनीति की मर्यादा के अनुरूप नहीं है। उन्होंने कहा ये झूठे और गंदे आरोप जिस तरीके से लोकसभा के अंदर में राहुल गांधी ने लगाया उसके लिए उन्होंने बीजेपी के सांसदों को धन्यवाद दिया और ये कहा कि इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। लेकिन क्या किया जाए, कुछ लोग इतने निगेटिव हो चुके हैं कि जिनको हिंदुस्तान की बढ़ती ताकत नजर नहीं आती, उनको यह भी नजर नहीं आता कि हिंदुस्तान के युवाओं के दम पे, उनकी मेहनत की वजह से हिंदुस्तान की इकॉनमी दुनिया में सबसे अव्वल नंबर पे है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है। और उन्होंने बताया कि किस तरीके से हिंदुस्तान सब चीज में आगे बढ़ रहा है, लेकिन आप यहां बैठ के हमें गालियां दे रहे हैं, गंदी गंदी चीजों से आप हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। तो जो जनता का नेता होता है वो क्या कहता है, वही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। एक सेंटेंस में, एक वाक्य में विपक्ष की सारी हेकड़ी प्रधानमंत्री मोदी ने निकाल दी जब उन्होंने कहा कि तुम्हारे गाली के हथियारों का हमारे ऊपर कोई असर नहीं होगा। मेरे साथ देश की माताओं, बहनों, जिनकी सेवा करने का मुझे मौका मिला है, 140 करोड़ लोगों के समर्थन का कवच मेरे पास है और तुम्हारी गालियां उनको पार करके मुझ तक नहीं पहुंच सकती। अब इसके आगे डेमोक्रेसी में तो कुछ हो नहीं सकता। जब ये व्यक्ति खुद कह रहा है कि आप जो गालियां मुझे दे रहे हो वो मुझे नहीं, देश के उन जनता को जो हमारा समर्थन करते हैं, जिनकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ, उनके खिलाफ आप षड्यंत्र। बार बार इस बात को दोहरा रहे थे कि कुछ लोगों को पेट में दर्द हो रहा है कि हिंदुस्तान विकास कर रहा है। और मुझे लगता है कि जनता
अगर दोनों राहुल गांधी और प्रधानमंत्री के भाषण के बारे में अगर कंपेयर हो, तो वैसे ही अन्याय है कंपेयर करना, लेकिन फिर भी अगर दोनों को तौलेगी तो प्रधानमंत्री मोदी को 100 में 90 अंक मिलेगा, राहुल गांधी को 10%, और वो भी इसलिए कि वो कांग्रेस पार्टी के एक बड़े लीडर है, उसके अलावा कुछ नहीं। मतलब कुल मिला के बेस्ट फॉर्म में थे, फुल फॉर्म में थे। जिस तरीके से सहवाग और तेंदुलकर की जोड़ी जब मैदान में उतर के पाकिस्तान के छक्के छुड़ाती थी, प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों का काम अकेले किया और कांग्रेस पार्टी के छक्के छुड़ा दिए। जी, तो पीएम मोदी ने राहुल गांधी विपक्ष की बोलती बंद कर दी, पर राहुल गांधी मोदी जी के भाषण से असंतुष्ट नजर आए। नरेंद्र मोदी जी के भाषण के बाद राहुल गांधी ने फिर से सवाल दागा। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी ने बहुत सी बातें की, लेकिन अडानी से जुड़े एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। पीएम मोदी अडानी की रक्षा कर रहे हैं। अगर अडानी उनके मित्र नहीं है तो पीएम मोदी को कहना चाहिए था कि जांच कराएंगे। शेल कंपनियां बनी है, बेनामी पैसा घूम रहा है, उस पर प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। साफ है कि पीएम मोदी अडानी को बचा रहे हैं। इनको दिक्कत क्या है? ये अभी भी असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। देखिए, पहले तो एक टेक्निकल चीज समझ लीजिए कि आपने जो सवाल पूछा उन सारे सवालों का जवाब मिल गया। आपने जो आरोप लगाए अनर्गल, आज सवेरे ही संसद की प्रक्रिया से उसको एक्सपंज कर दिया गया। आप कहते रहे कि हमने ये पूछा वो पूछा, बार बार स्पीकर, और आज राज्यसभा में जो हुआ, खड़गे साहब बोल रहे थे तो वो वही आरोप लगा रहे थे। तो वाइस प्रेसिडेंट साहब चेयर पे बैठे हुए, तो उन्होंने कहा कि भाई आप जो आरोप लगा रहे हो ये संसदीय मर्यादा के खिलाफ है कि आप अनर्गल आरोप लगाओ। अगर आप कोई आरोप लगा रहे हो तो उसके तथ्य, उसके लिए दस्तावेज, आप उसको बाकायदा सर्टिफाई करेंगे। खड़गे साहब भाग लिए। राहुल गांधी के पास मौका था कि भाई जो आपने आरोप लगाया उससे जुड़ा हुआ दस्तावेज आप दें, उसकी पुष्टि करें। वो नहीं दे सके तो बहुत सारे सवालों को एक्सपंज कर दिया गया। तो इसलिए बहुत सारे सवालों का जवाब देने का दायित्व तो प्रधानमंत्री को था ही नहीं, एक बात। लेकिन उन्होंने जो अडानी के बारे में कहा, वो क्या जवाब चाह रहे हैं? उन्होंने कहा कि अडानी को बहुत फायदा पहुंचाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले तय कर लो। आप तो कहते हो कि भाई हमारा कोई हैसियत ही नहीं है ग्लोबल पॉलिटिक्स में। आप तो ये कहते हो कि हिंदुस्तान की इंटरनेशनल रिलेशन में जो है भद्द पिट रही है, हमारी कोई बात नहीं सुनता। हिंदुस्तान आइसोलेट हो गया है, बहुत ही खराब विदेश नीति पे हम काम कर रहे हैं। आप तो ये अनर्गल आरोप लगाते हो और साथ में ये भी कहते हो कि मैं जहां जाता हूं वहां पे किसी न किसी को काम मिल जाता है। इजराइल जाओ, सऊदी अरब जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, श्रीलंका जाओ, और आपने ये तमाम चीजें कह दी। तो पहले ये तय कर लीजिए आप कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की साख बढ़ी है कि जो किसी भी विदेश की सरकार को, किसी भी देश को वो ये कह देते हैं कि भाई ये काम उसको दे देना है तो वो काम मिल जाता है। उदाहरण उन्होंने दिया था श्रीलंका का, लेकिन ये बताना भूल गए राहुल गांधी, ये झूठ, कि जिस व्यक्ति का हवाला वो दे रहे थे, बाद में उसने कहा कि मैंने ऐसे ही कह दिया था कि प्रधानमंत्री का दबाव था कि जो पोर्ट का काम श्रीलंका में है वो अडानी को दिया जाए। उसने माफी भी मांगी। तो खैर, राहुल गांधी के पूरा आर्गुमेंट वो झूठ की बुनियाद पे था। झूठ की बुनियाद इसलिए भी कि उन्होंने ये कहा कि मैं मुंबई के जो एयरपोर्ट है वो जेवीके से खींच करके आपने अडानी को दिलवा दिया। अरे भाई, मूर्खता आप इस तरीके से करोगे, और वो भी पार्लियामेंट में जाकर के कैसे टिकेगा? जेवीके वाले सामने आए, उन्होंने कहा कि हमारे कोई दबाव नहीं था, हमने जिस स्थिति में उसे लिया था, हमने ये नहीं सोचा था कि कोरोना आ जाएगा। हमारे पास और भी एयरपोर्ट है जिसको देखना है, लेकिन हमारी माली स्थिति खराब हो गई थी तो अडानी से हमने एक कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन के तहत हमने बेचा अपनी कंपनी को बचाने के लिए, क्योंकि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स जो थे वो जो शर्तें लगा रहे थे वो अडानी से ज़्यादा टफ शर्तें थी, इसलिए हमने अडानी के साथ ये कारोबार किया। अब एयरपोर्ट की जो ट्रांसफ़र हुआ उसमें 3 जगह से क्लियरेंस चाहिए थी। एक, केंद्र सरकार से, तो मोदी सरकार ने दिया। दूसरा, ये बताना चाहिए था राहुल गांधी को सवाल पूछने से पहले, या फिर ये इतने ही बड़े मूर्ख हैं कि इनको मालूम नहीं कि भाई कैसे ये होता है, नियम कानून के बारे में कोई जानकारी नहीं हो। दूसरा क्लियरेंस जो आया वो एमवीए सरकार से, ये महाविकास अघाड़ी की सरकार जो थी उद्धव ठाकरे की, जिसमें कांग्रेस पार्टी भी शामिल थी। तो आप खुद सैंक्शन कर रहे हो, फिर आरोप भी लगा रहे हो। और तीसरा, सिडको
सीधे सीधे उद्धव ठाकरे के अंदर, मुख्यमंत्री के अंदर ये फंक्शन करता है। तो उद्धव ठाकरे ने भी क्लियरेंस दिया। तो आपको सवाल मोदी से पूछना चाहिए कि उद्धव ठाकरे से पूछा जाना चाहिए। तस्वीरें दिखा करके आप अडानी पे सवाल कर रहे हो, तो ये बताइए कि भाई 80,000 करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चल रहा है, जहां आपकी अकेली की सरकार है, वहां पे क्या हो रहा है। तो ये बेकार की बातें, बेकार की चीजों में उलझ के राहुल गांधी ने अपनी भद्द पिटवाई है। राहुल गांधी यात्रा तो कर ली है हिंदुस्तान की, लेकिन हिंदुस्तान के नब्ज को नहीं समझ सके। जी, अब बात करते हैं बिहार में जारी घमासान की। नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी से नाराज चल रहे उपेंद्र कुशवाहा ने मुख्यमंत्री के सामने अब नई शर्त रख दी है। उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी को लेकर साफ कर दिया है कि वो किसी भी हाल में तेजस्वी यादव का नेतृत्व स्वीकार नहीं करेंगे। कुशवाहा ने कहा कि पार्टी के अंदर 5 रुपए वाला कार्यकर्ता भी बनकर रहना पड़े तो वो आराम से रह लेंगे। जेडीयू से अलग होने की बात बिल्कुल गलत है। उन्होंने ये भी कहा वो बीजेपी के साथ जाने वाले नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा के मुताबिक वो इंतजार कर रहे हैं कि नीतीश कुमार कब बातचीत करने के लिए बुलाए। वो रात 12:30 बजे भी बातचीत करने के लिए तैयार है। क्यों नीतीश कुमार वक्त नहीं दे रहे हैं? वक्त वो पीछे से सेटिंग कर रहे हैं ना। वो देखिए 70s के ये लीडर हैं, सेटिंग गेटिंग साजिश। अरे भाई, जो व्यक्ति धोखा देने को राजनीति समझता हो तो नीतीश कुमार से क्या आप उम्मीद करेंगे। उन्होंने कोई रामेश्वर महतो लीडर हैं, उनको भेजा था। रात के अंधेरे में 3-4 घंटे मीटिंग हुई, आइए बातचीत कर लीजिए। तो उन्होंने कहा भाई न्योता दो फिर पब्लिकली, तब हम आ जाएंगे। बात करने के लिए ही तो हम मीटिंग बुला रहे हैं। भाई हम तो कितनी बार उनको बताएं कि आपकी वजह से पार्टी में दिक्कतें हो रही हैं, कार्यकर्ता मायूस है, आप हमें समय नहीं देते, हमसे बात करना नहीं चाहते। तो उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि हम तो तैयार हैं, लेकिन नीतीश बाबू बुलाए तो बुलाहट आया नहीं। अब दिक्कत क्या है, मैं बार बार कह रहा हूं, ये जाति के लीडर्स हैं। इनके पास कोई विजन वगैरह नहीं है विकास का, कोई मॉडल वॉडल नहीं है। ये खाओ कमाओ राजनीति करने में सब बिलीव करने वाले लोग सब हैं। बिहार इसलिए जो है गर्त में गया है। भाई कोयरी जो कुशवाहा कम्युनिटी है, 6% वोटर है, अगर उसको निकाल देंगे तो कोयरी का समर्थन खत्म हो जाएगा। नीतीश बाबू अकेले कुर्मी के वोट पे क्या करेंगे। तेजस्वी यादव उनको उठा करके बाहर कर देंगे कि भाई अब हमको बनना है, आपके पास न तो वोट है न सीट है, आप किस लिए मुख्यमंत्री बनेंगे। और सब राजनीति में है, कोई समाज सेवा में तो है नहीं, रिश्तेदारी निभाने तो कोई बैठा नहीं है वहां पे। अलग थलग होते हैं तो गालियां देते हैं एक दूसरे को, मिल जाते हैं तो बड़े चाचा भतीजा बन जाते हैं। तो ये कहानी चल रही है, तो वो निकाल सकते नहीं। और ये इन्होंने कह दिया एक नया पासा जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उपेंद्र कुशवाहा राजनीति बड़े धारदार तरीके से कर रहे हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने कह दिया था नीतीश कुमार ने कि 2025 का चुनाव हम तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ेंगे। अब ये कह रहे हैं कि भाई जब उसके नेतृत्व में लड़ेंगे तो फिर पार्टी क्या करेगी। माने ये पार्टी क्या नीतीश कुमार की है? क्या आपने तय कर दिया? नीतीश कुमार तय करने वाले कौन होते हैं? या अपनी पार्टी बनाई? उन्होंने उदाहरण दिया कि इस पार्टी को बनाने में सबसे बड़ा हाथ, तो सबसे बड़ा रोल शरद यादव का था। शरद यादव को आपने लात मार के बाहर कर दिया और पार्टी के ऊपर बैठ गए। तो फिर तो वही वो कह रहे हैं कि ये जो आपकी जो डीलिंग हुई, जिसके तहत बहुत जल्द तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है 25 के पहले ही, वो नहीं होने दिया जाएगा। तो होता क्या है कि जब ज़्यादा चतुर व्यक्ति जो होता है और ज़्यादा झूठ बोलने वाले लोग जब वो पकड़ाते हैं तो चारों तरफ से उनकी बेइज्जती शुरू हो जाती है। नीतीश कुमार का टेटुआ बड़े कायदे से पकड़ लिया है उपेंद्र कुशवाहा ने। बहुत बड़ी मुसीबत में है, कुर्सी भी जाएगी, पार्टी भी जाएगी, पता नहीं उद्धव ठाकरे जैसा हाल
नीतीश कुमार का होगा। जी, अब बात करते हैं दिल्ली शराब घोटाले की, जिसमें ईडी और सीबीआई ने बड़ा एक्शन लिया है। आज 2 बड़ी गिरफ्तारियां हुई, जिसमें केजरीवाल सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एक तरफ सीबीआई ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी कविता के चार्टर्ड अकाउंटेंट बुच्ची बाबू को गिरफ्तार किया है। बुच्ची बाबू पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे थे। बुच्ची बाबू पर हैदराबाद स्थित थोक और खुदरा लाइसेंसधारियों और उनके लाभार्थी मालिकों को गलत लाभ पहुंचाने का बड़ा आरोप लगा है। तो वहीं दूसरी तरफ ईडी ने बड़ा एक्शन लेते हुए शराब बनाने वाली बड़ी कंपनी ओएसिस ग्रुप के डायरेक्टर गौतम मल्होत्रा को गिरफ्तार किया। गौतम पर भी मनी लॉन्ड्रिंग का बड़ा आरोप लगा है। 2 बड़ी गिरफ्तारियां मनीष सिसोदिया और केजरीवाल के लिए कितना बड़ा खतरा। देखिए, ये सारे चोर उचक्के धीरे धीरे उनका चेहरा पर्दाफाश हो रहा है इस महा ईमानदार सरकार के अंदर। मुझे याद आ रहा है कि ये जो केसीआर की जो पुत्री हैं, जब उनका नाम पहली बार आया तो उन्होंने कहा कि मैं मीडिया वालों को केस कर दूंगी, तो अवमानना का केस कर दूंगी, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि सब पकड़े जाएंगे। ये जो चार्टर्ड प्लेन में दिल्ली आना, होटल के अंदर मनीष सिसोदिया तो रवि नायर तो पता नहीं और कौन कौन लोग मिलकर के, ये लोग जो पॉलिसीज बना रहे थे, ये जो सीए साहब पकड़े गए हैं, इनका भी रोल है। सीए किस लिए चाहिए भाई? एक्साइज पॉलिसी बना रहे हो, सीए का काम क्या है? तो कैसे मनी लॉन्ड्रिंग किया जाएगा, पैसा कहां कैसे फिट किया जाए। देखिए, इनकम टैक्स ऑफिसर रहा है केजरीवाल। घोटाला करेगा तो वो इंश्योर करेगा कि भाई खाता बही इस तरह से तैयार करके रखो कि ईडी सीबीआई के भी पसीने छूट जाए। लेकिन चोरी तो हुई है। दिल्ली का बच्चा बच्चा जानता है कि घोटाला हुआ है और घोटाला अभी भी चल रहा है। ये घोटाला अभी भी चल रहा है। केजरीवाल बताएंगे कि क्यों दिल्ली के शराब दुकानों में सब ब्रांड के विस्की क्यों नहीं मिलती, सारे ब्रांड के शराब क्यों नहीं मिल रहे। जहां से माल खाए हो सिर्फ उसको ही बेचने की अनुमति मिल रही है। हाँ, तो ये सब पकड़े जा रहे हैं। तो ये अंत तो गत्वा होना यही है। केजरीवाल तो बच जाएगा, क्योंकि केजरीवाल ने सब सारा ठीकरा मनीष सिसोदिया के ऊपर ही फोड़ दिया है कि पहले ही डिसीजन ले लिया था कि शराब पॉलिसी बनाने, उसके इम्प्लीमेंटेशन की सारी जिम्मेदारी मनीष सिसोदिया की, केजरीवाल कहीं नहीं। केजरीवाल ऐसा चतुर खिलाड़ी है कि मुख्यमंत्री तो है लेकिन कहीं वो दस्तखत नहीं करता, कहीं उसके पास कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है। और जब कहीं भी कोई घोटाला होता है, वो उस घोटाले में मालूम चलता है कि कैबिनेट नोट भी गायब हो जाता है। आज ब्लैक एंड व्हाइट में ऐसा ही खतरनाक खुलासा मैं करने वाला हूं, ऐसी खबर जिसे मीडिया ने छुपा दिया है। जी, आज की आखिरी खबर में बात चीनी कर्ज के बोझ तले दबे पाकिस्तान की, जो अपने दोस्त देश चीन को बड़े झटके देने की तैयारी में है। दरअसल आर्थिक बदहाली से जूझते पाकिस्तान को चीन की बड़ी परियोजनाएं अब भारी पड़ रही है। अब पाकिस्तान के रेल मंत्री ने बताया है कि पाकिस्तान अब अपनी मेगा रेलवे प्रोजेक्ट की लागत को 40% तक कम करने के लिए चीन के साथ बात करने की योजना बना रहा है, क्योंकि पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट में लगने वाले इतने अधिक चीनी लोन को चुका नहीं पाएगा। बता दें आपको कि पाकिस्तान के कुल विदेशी कर्ज का 30% हिस्सा चीन का है। कर्ज तो चुकाने के लायक भी नहीं बचा है पाकिस्तान। देखिए, ये चीन अब नाराज हो रहा है और ये खबर कि वो चीन को लोन वापस नहीं कर सकेगा, वो इसलिए भी आ रही है क्योंकि पहले इसने सोचा था कि जो सूद है, जो कर्ज है, वो अगर आईएमएफ की तरफ से मिल जाता है हमें कुछ सहायता, तो उससे हम चुकाएंगे। लेकिन आईएमएफ ने क्या शर्त रख दी? आईएमएफ ने शर्त रख दी कि हम तुमको रिलीफ पैकेज तो देंगे, लेकिन ये पैसा तुम कर्ज अदायगी में नहीं कर सकते। मतलब अपने पुराने कर्ज को खत्म करने के लिए ये कर्ज आपको नहीं मिलेगा। आप हमारे बताए हुए नीतियों के ऊपर चलेंगे। 400 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल उससे भी महंगा बेचेंगे, बिजली 12 रुपये प्रति यूनिट करेंगे, और जितना ये जो केजरीवाल के टाइप से पाकिस्तान में फ्री बिजली जो दी जा रही है, फ्री पानी जो दी जा रही है,
कि 300 यूनिट तक फ्री। ये पाकिस्तान से ही आइडिया लाया ये केजरीवाल कि 300 यूनिट तक फ्री। तो ये फ्री भी आपको बंद करना पड़ेगा। अब पैसे हैं नहीं, चुकाएगा कैसे? तो अब बताया ये जा रहा है कि रेल मंत्री चीन जाएंगे, वहाँ पे पैर पे गिरेंगे, नाक रगड़ेंगे और ये कहेंगे कि प्लीज़ माफ़ कर दो, हम पैसा वापस नहीं कर सकते। लेकिन चीन तो चीन है। इस तरह से नाक रगड़ने का काम श्रीलंका ने भी किया और बहुत सारे मुल्कों ने भी किया। एक बहुत बड़ा हिस्सा जो बताया ये जा रहा है कि ग्वादर पोर्ट के आसपास का बहुत बड़ा इलाका चीन इस लोन के अगेंस्ट में अपने कब्जे में लेगा। देखना यह है कि अल्लाह के नाम पे बना हुआ ये मुल्क कब तक अपने आप को चीन के प्रकोप से बचा पाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।